हेलो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में कल का जो टॉपिक था उससे हम आगे बढ़ेंगे। कल का टॉपिक था उसमें संधि, संधि की परिभाषा और संधि के भेद जो पढ़े थे। अब उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो संधि के आपको प्रकार बताए थे, उस संधि के प्रकारों के अंतर्गत जो संधि है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ उनके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि संधि क्या होती है, संधि किस प्रकार होती है, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के अंतर्गत कितने उनके प्रकार होते हैं, उनको मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके तहत जो हमने कल जो संधि पढ़ी थी उस संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि, उस स्वर संधि को संस्कृत भाषा में अच संधि भी कहते हैं। अर्थात जो स्वर संधि है उस स्वर संधि को संस्कृत भाषा में अच संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, वो आपके सिलेबस में कौन कौन से भाग हैं तथा उनके उदाहरण मैं आपको समझाने जा रहा हूं। स्वर संधि का जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किस कर्म से आपको स्वर संधि के जो भेद हैं उनके नाम याद रखना है, क्योंकि जब आप इस बेस पे किस कर्म से याद रखोगे तो आपके लिए जो अच संधि है वह बिल्कुल आसान बन जाएगी। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में आता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद में है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि के बाद में चौथा भाग है वो है यण स्वर संधि। यण के बाद में आयाती स्वर संधि। आयाती के बाद में दो जो भाग हैं इसके, तो दो भाग आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में जो है वो है एक तो पररूप स्वर संधि और एक है वो है पूर्व रूप स्वर संधि। स्वर संधि का जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो स्वर संधि है जिसे हम अच संधि कहते हैं, ये दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि होती है। दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि है जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब दो स्वरों के अंतर्गत कैसे, जैसे किसी भी पद के यदि हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसके दो पद निकलते हैं। दो पद होते हैं, दो पद हैं, एक तो पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। संधि हमेशा, मैंने कल आपको बताया था, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में और पूर्व पद के अंतिम वर्ण में जो संधि होती है या जो दोनों वर्ण होते हैं उन दोनों वर्णों के दरमियान ही संधि होती है। अर्थात जब अंतिम वर्ण उसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि स्वर है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी अगर स्वर है, तो दोनों स्वरों के मध्य जो संधि होगी उसे हम स्वर संधि कहेंगे और इन दोनों स्वरों से एक नया स्वर बनेगा
पद रहेगा। अर्थात इन दोनों के बीच में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच में ही संधि होगी, तो वो स्वर संधि होगी। और दोनों जो मैंने बताए थे अंतिम वर्ण स्वर और प्रथम वर्ण होगा वो स्वर होगा, अर्थात वो स्वरों के दरमियान जो संधि है वो स्वर संधि होगी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं इसमें जो दीर्घ स्वर संधि है उस दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको समझा रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि, वैसे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको कल जो स्वर बताए थे, स्वर के प्रकार होते हैं दो। एक तो होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अब इन दोनों स्वरों को आपको समझना आवश्यक है। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो होता है ए, ई, उ और री। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, सॉरी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता हुआ है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। इनकी संख्या 4 होती है और बाकी जो स्वर होते हैं वो आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत। तो अब आपको इन स्वरों के माध्यम से ही ये दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात समझने में आपको जो सारी संधि है स्वर संधि वो इन स्वरों के माध्यम से समझनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके क्या उदाहरण होते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं। दीर्घ संधि जो है उस दीर्घ संधि की परिभाषा होगी यदि संधि विच्छेद पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद का अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर ए, ई, उ और री तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, ई, उ, री हो, तो संधि करते समय दोनों वर्ण मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है। कहने का मतलब जब संधि विच्छेद किया हुआ कोई पद है और संधि विच्छेद किए हुए पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व स्वर हो, जिसके अंतर्गत ए, ई, उ, री आता है, तथा दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ और री हो, तो संधि करते समय जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वह मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ बन जाता है। अर्थात
उसी सवर्ण उसी वर्ण का सवर्ण दीर्घ बन जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके अंतर्गत जो नियम होते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर उसका दीर्घ बन जाएगा आ, यानी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी अगर ए है तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। इसी प्रकार पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि आ हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अगर ए है तो भी दोनों मिलकर आ बन जाता है। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ हो, उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी आ हो तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। और इसी प्रकार यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ है तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। अर्थात सवर्ण होना चाहिए, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी ए, इसी का सवर्ण जैसे आ, यदि ये दोनों सवर्ण हैं तो उसी वर्ग का वो दीर्घ बनता है, तो इसे हम दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार जैसे ई धन ई बराबर इसका बड़ा ई बन जाएगा, ई प्लस ई इसका भी ई बन जाएगा, ई प्लस ई इसका भी ई बन जाएगा और बड़ा ई प्लस बड़ा ई इसका भी ई बन जाएगा। तो ये जो संधि आती है वह द्विज स्वर संधि के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बताया था जो द्विस्वर स्वर है जिसमें ए ई उ री ये चारों जो वर्ण आते हैं, चार जो स्वर आते हैं, वो चारों स्वर दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ही आपको लेने हैं। जैसे उ प्लस उ बराबर उ प्लस बड़ा उ बराबर भी उ, बड़ा उ प्लस उ बराबर भी बड़ा उ और बड़ा उ प्लस बड़ा उ इसका भी उ हो जाएगा। तो ये किस संधि के अंतर्गत आएंगे? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। इसमें चार उदाहरण होंगे, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण और चौथा जो उदाहरण है री प्लस री बराबर इसका री बन जाएगा। तो ये जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगी। इसके उदाहरण अब आपको स्वयं जैसे अध्ययन करना है, स्वयं इसके उदाहरण आपको हो सके तो दो या तीन उदाहरण आपको इसके अंतर्गत लिखने हैं ताकि आपका स्वयं का अभ्यास हो जाए, तो आपको पता चल जाए कि किस प्रकार हमारी कोई संधि करनी है। अगली संधि इसके बाद में जो गुण स्वर संधि होगी, उस गुण स्वर संधि के क्या नियम होंगे, किस प्रकार उसको लिखा जाएगा, किस प्रकार की संधि विच्छेद होगी,